नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में दोस्तों देते हैं, आज भी देंगे। और आज क्या घटनाक्रम बड़ा रहा बादरा क्षेत्र में, इसकी विस्तार से बात करेंगे। कई ऐसे घटनाक्रम दोस्तों हुए हैं जिनकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो पूरा बादरा क्षेत्र आज कोहरे की चपेट में रहा और दिन भर सूर्य देव के दर्शन आज बादरा क्षेत्रवासियों को नहीं हुए। पूरे उत्तर भारत में इसी प्रकार से कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों, जो कि बादरा में भी आज धूप नहीं निकली, बिल्कुल बहुत तेज। आज का दिन जो है वो अब तक का इस सर्दी का, विंटर का सबसे ठंडा और इस प्रकार का दिन रहा कि काम काज सारे प्रभावित रहे। और दोस्तों, बादरा कस्बे की सड़कों का हाल भी मैं आपको आज के दिन बताऊं तो जगह जगह, कई जगह तो बात करें सीवरेज के जो चैम्बर है उनमें ओवरफ्लो होकर पानी सड़कों पर निकल रहा था, तो बाजार में ऐसा लग रहा था जैसे बरसात आई हुई है। और दोस्तों, कई जगह अगर मैं आपको बताऊं तो जलदाय विभाग के पाइपलाइनें भी लीकेज के चलते गलियों में फूटी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी और उनमें से पानी बहता हुआ गलियों में इस प्रकार से बिखरा पड़ा था जैसे बरसात आई हुई हो। तो ये हाल आज कस्बे के रहे और इस कड़कड़ाती ठंड में भी दोस्तों पानी ऐसे सड़कों पर जमा था जैसे बरसात हुई हो, लेकिन बरसात का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किसान भी इंतजार कर रहे हैं और ये जो धुंध और कोहरे की चादर जो इस प्रकार से बादरा को अपने आगोश में ले रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं चनों की फसल में इसका आंशिक रूप से फायदा जरूर होता है, लेकिन मावठ का इंतजार किसानों को अभी भी है। 2 4 5 दिन में ही अगर बरसात होती है तो बहुत सी जगह चनों की फसल अभी भी कुछ अच्छी बन सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों शुरुआत करेंगे हम आज की उस बड़ी घटनाओं के बारे में भी, जिन घटनाओं में क्षेत्र की राजनीति में भूचाल सा ला दिया था दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ कुमार समाज पर शंकर बाकर की उस टिप्पणी को लेकर जो दोस्तों, जो 2 दिन से 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी था। कल उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया कुमार समाज के आक्रोशित लोगों द्वारा और तत्काल प्रभाव से उस पर माफी मांगने की भी मांग की गई थी, पद से भी हटाए जाने की मांग की गई थी। और आज भी रामगढ़ में कुमार समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया दोस्तों, इसी को लेकर आक्रोश स्वरूप। तो इसका कैसे आज इस पूरे घटनाक्रम को विराम लगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज दोपहर को शंकर बाकर ने एक प्रेस वार्ता बुलाई दोस्तों, क्योंकि ये जो खबर 3 4 दिन पहले जो वायरल हुई थी और दोस्तों जिस पर विवाद हुआ था टिप्पणी का, वो हमारे ही चैनल पर शंकर बाकर द्वारा कहा गया था और उसके बाद में वो काफ़ी वायरल भी हुआ और उसको लेकर कुमार समाज आक्रोशित भी हुआ। तो उसको लेकर हमें सूचना दी गई, शंकर बाकर ने जब बुलाया तो हम भी जानने के लिए पहुंचे और वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, क्योंकि जो कुमार समाज के तहसील अध्यक्ष है हरिकृष्ण घासोलिया दोस्तों, उन्होंने भी साफ साफ कल जब धरना प्रदर्शन की वो अगुवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिस चैनल पर शंकर बाकर ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी उसी चैनल पर आकर सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे। तो आज शंकर बाकर ने हमारे चैनल के सामने साफ साफ जो टिप्पणी की गई थी उस पर खेद व्यक्त किया और कुमार समाज के सभी लोगों से एक एक सदस्य से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी समाज वर्ग धर्म के लोगों को मैं किसी प्रकार से आहत करूं। और उन्होंने दोस्तों बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी भी मांगी और अपने पद से, जो कि किसान मोर्चा मंडल का डूंगराना का उनके पास पद था, उस पद से भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा वो साथ लेकर ही आए थे दोस्तों, जो कि हमने लाइव जो हमारी एक कवरेज थी फेसबुक पेज पर हमने उसको दिखाया भी था और दोस्तों यूट्यूब चैनल पर भी ये खबर जो है हमारी चल रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो शंकर बाकर ने सारे प्रकरण पर जो टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा था 2 दिनों से, जो विधायक बलवान पूनिया ने भी अपनी फेसबुक बाल से इसको लेकर निंदा की थी और कुमार समाज तो लगातार लगा ही हुआ था। तो दोस्तों इसको लेकर
शंकर भाकर ने माफ़ी मांग ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक प्रकार से इस चैप्टर को अपनी तरफ से क्लोज करने में मदद की। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही ये खबर शंकर भाकर की सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जल्द ही कुमार समाज ने भी इसको संज्ञान में लिया और कुमार समाज की नवनिर्मित धर्मशाला दोस्तों जो बाईपास पर स्थित है उसमें एक कोर कमेटी की सर्व कुमार समाज की कोर कमेटी की एक बैठक उसमें आयोजित की गई और सभी प्रमुख लोगों ने इसमें भाग भी लिया। और इसकी अध्यक्षता जो तहसील अध्यक्ष है हरिकृष्ण गासोलिया जी ने की। और दोस्तों हरिशंकर गासोलिया ने सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि शंकर भाकर ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए विनम्र स्वभाव में और विनम्र शब्दों के साथ माफ़ी भी मांगी है जो टिप्पणी उन्होंने की गई थी। और उसके बाद में वो पद भी छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि गासोलिया जी ने स्पष्ट कहा कि हमें पद से कोई सरोकार नहीं है, वो पद अपने पास रखे या छोड़े ये उनका अपना निजी मामला या पार्टी का मामला हो सकता है। लेकिन जो समाज को लेकर जो एक टिप्पणी की गई थी दोस्तों, अमर्यादित टिप्पणी, उस टिप्पणी पर वो उन्होंने स्पष्ट रूप से माफ़ी मांगी। तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया तो हम भी बड़ा दिल दिखाते हैं और समाज की तरफ से उनको क्षमा याचना करते हैं। और ये सारा प्रकरण जो पिछले 2-3 दिनों से समाज में आक्रोश के रूप में देखा जा रहा था उसके ऊपर अब हम पूर्णतया विराम लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जो प्रकरण पिछले 3-4 दिनों से भादरा की राजनीति पर हावी होता दिखाई दे रहा था उस प्रकरण को अब विराम लग चुका है और कुछ सवालों के जवाब भी समाज के लोगों ने दिए और विशेषकर गासोलिया जी ने। और जो जालंधरा जो सरपंच रहे हैं, बिरानी के सरपंच है वर्तमान में, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने बड़पन दिखाया, हम भी बड़पन दिखाते हैं, उनको माफ़ करते हैं और जितने कोई अगर केस इसको लेकर दर्ज है तो वो भी वापस ले लिए जाएंगे और किसी भी प्रकार की अब कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी और किसी भी समाज को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, ऐसा संदेश भी गासोलिया जी ने दिया। और साथ ये भी कहा कि एक कहावत भी उन्होंने कही, जो कहावत जो है सभी समाजों का मान सम्मान बढ़ाने वाली कहावत थी। और दोस्तों जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ उसमें इस प्रकार की ही दोस्तों होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तत्परता के साथ कुमार समाज ने इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये भी कहा कि किसी भी समाज पर इस प्रकार की टिप्पणी का जो है वो समर्थन नहीं किया जा सकता और सभी को इस प्रकार की टिप्पणियों से अपने अपने समाज की तरफ से सतर्क भी रहना चाहिए। और दोस्तों किसी को हक नहीं है किसी भी समाज के विरुद्ध वो अमर्यादित टिप्पणी करे। तो ये प्रकरण एक प्रकार से अब थम चुका है, रुक चुका है, उसमें विराम लग चुका है। तो अब संभवतः इस प्रकरण का अब आगे जिक्र ना हो, चर्चा ना हो। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो अंबेडकर नवयुवक मंडल द्वारा एक पत्र लिखा गया दोस्तों सीएम के नाम, अशोक गहलोत के नाम, और उसमें कई 8-10 मांगे रखी गई और कल एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा उपखंड कार्यालय के आगे अंबेडकर नवयुवक मंडल की तरफ से। और दोस्तों विभिन्न मांगों के साथ ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें कन्या महाविद्यालय भी भादरा में स्थापित हो, पेपर लीक की जो घटना हुई है उसकी पूर्णवर्ती आगे ना हो, इसकी सीबीआई जांच हो। और इसके अलावा दोस्तों जो बाहरी राज्यों से विवाहिता होकर अनुसूचित जाति की महिलाएं जो राजस्थान में आती है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, तो इसको लेकर भी सरकार कुछ बड़ा कदम उठाए और छात्रवृत्ति की राशि जो है उसको भी बढ़ाने की बात की गई और अनुसूचित जाति के लोगों पर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करे और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित करे कि अनुसूचित जाति के लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार ना हो। तो शिषपाल सिंह आर्य जो कि तहसील अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में दोस्तों एक बैठक हुई और इस प्रकार का जो है निर्णय लिया गया, घोषणा की गई कल सांकेतिक धरना प्रदर्शन एक दिन का उपखंड कार्यालय के आगे किया जाएगा। और इसी के अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो
कुछ कांग्रेस को लेकर दोस्तों हम बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से 91 विधायकों का जो मामला था और वो मामला अब एक प्रकार से उलझता जा रहा है और उसको लेकर एकाएक राजस्थान की राजनीति में उबाल भी आया हुआ है। और जो राजेंद्र राठौड़ है, प्रतिपक्ष के उपनेता भी थे, उन्होंने ये मामला हाईकोर्ट में उठाते हुए और एक जो दोस्तों पीआईएल भी इसको लेकर एक याचिका भी डाली थी और स्वयं ही इस मामले की पैरवी भी की थी। और पैरवी करते हुए उन्होंने कुछ बातें हाईकोर्ट के सामने रखी थी कि जिस प्रकार से 91 विधायकों ने इस्तीफे सौंपे स्पीकर को, और अब वो इस्तीफे 97 दिन के बाद में वापस भी लिए गए हैं। तो इस्तीफे वापस लेना, इस्तीफे अगर सौंपे जाते हैं, उन्होंने कुछ प्रावधान के भी इस प्रकार से हवाला दिया गया कि इस प्रकार से स्पीकर के पास जब इस्तीफे आते हैं, 25 सितंबर 2022 को ये इस्तीफे सौंपे गए थे, और ये अगर इस्तीफे आते हैं तो इसमें दोस्तों स्पीकर के पास कोई विकल्प नहीं रहता, ऐसा राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट के समक्ष बताया। स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और अब जो विकल्प तलाशा गया कांग्रेस द्वारा कि सभी इस्तीफे अपने अपने उन सभी विधायकों ने वापस लिए हैं, वो भी कहीं ना कहीं गैरकानूनी है। इस प्रकार से वो नहीं ले सकते और इसके ऊपर मामला जो है कोर्ट उसकी सुनवाई करे। तो हाई कोर्ट ने भी दोस्तों इसको लेकर जो है जो कार्रवाई की, और कार्रवाई क्या की, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा, महाधिवक्ता जो कि एजी है दोस्तों MS सिंघवी, उनको स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर से पूछकर हमें 16 जनवरी तक इसका जवाब चाहिए कि आपने उन 91 विधायकों के इस्तीफे पर क्या किया। तो दोस्तों मामला ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और स्पीकर अब क्या इसमें अपनी सफाई देते हैं और फिर हाईकोर्ट इस पर क्या अपना आदेश या फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जो PIL दोस्तों लगाई थी विधानसभा में, प्रक्रिया नियम 173 का उन्होंने हवाला दिया था कि स्पीकर के पास कोई विकल्प नहीं है 173 के तहत कि इस्तीफे स्वीकार किए जाए। तो ये हवाला दिया गया और संविधान के आर्टिकल में प्रावधान भी है कि दोस्तों एजी ने जिस प्रकार से स्पीकर की पैरवी की है कोर्ट में, वो पैरवी स्पीकर की नहीं कर सकते। बेशक एजी जो होते हैं वो राज्य सरकार की पैरवी कोर्ट में जरूर कर सकते हैं, उसके लिए वो बाध्य है, नियुक्त है, लेकिन स्पीकर की पैरवी वो नहीं कर सकते। इसको लेकर हाईकोर्ट ने ये भी कहा, सिंघवी जी से पूछा कि आप हमें ये भी क्लियर करके बताओ कि आप स्पीकर की पैरवी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये मामला उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में, और 16 जनवरी तक संभवतः इसका फैसला भी हो सकता है। तो सरकार पर एक प्रकार से तलवार लटकी हुई है दोस्तों। जो 91 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उसके बाद लगातार, और इसी जनवरी माह में सरकार का बजट आना है दोस्तों, अंतिम बजट, जिसकी पूर्व घोषणा भी हो चुकी है अशोक गहलोत द्वारा, और कुछ बजट जो है जल्दी लाने की तैयारियां की जा रही थी ताकि जो प्रावधान बजट में रखे गए हैं, घोषणाएं जो होगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे थोड़ा समय मिले। इसको लेकर ये बजट जल्दी लेकर आया भी जा रहा था। तो क्या इस बजट में होगा, कैसी बजट की तैयारी है सरकार की, और क्या सरकार दुविधा में है, और साथ में ही पार्टी में जो घमासान है पायलट बनाम अशोक गहलोत का, और जो मुख्यमंत्री बदलने की कवायद चल रही थी उसका क्या हुआ, और जो मामला दोस्तों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने था कार्रवाई के लिए, जो 91 विधायकों ने एक प्रकार से अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनके समर्थक विधायकों ने जो बगावत पार्टी से की थी, उसको लेकर जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंपी थी उसका क्या हुआ, उस पर भी कुछ फैसला आना था। खड़गे ने भी इस प्रकार के संकेत पूर्व में दिए थे, लेकिन सारे घटनाक्रम पर अभी जो डिसीजन है वो रुका हुआ है दोस्तों। कहीं से भी कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आ रहा, और सरकार जो है 3 साल से दोस्तों होटलों में, ब्यादियों में और इस पचड़ों में और इन विवादों में घिरी हुई है। और ऐसे में सरकार 2023 का, इसी वर्ष का दिसंबर का जो चुनाव होगा उसमें कैसे सामना कर पाएगी।
विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, तो ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। और उनका सीएम फेस कौन होगा, वैसे ज़रूर है। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में थे तो एक चीज़ निकल कर आई थी और पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि संगठन के नाम पर, संगठन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसी भी सीएम फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इससे एक विवाद थमता हुआ, या इसका एक सोल्यूशन विकल्प नज़र जरूर आया था, लेकिन अब फिर एक बार घमासान है कि पार्टी अपना सीएम बदले। और ऐसा दोस्तों यहाँ के पार्टी के ही कुछ विधायक भी चाहते हैं। और लामबंदी है, आपस में जो लामबंदी बनी हुई है दोस्तों गहलोत बनाम पायलट की, वो जग जाहिर है। तो इसको लेकर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। और दोस्तों बजट में क्या आता है, क्या किसानों का कर्जा माफ़ होता है, क्या किसानों को राहत दी जाती है, जैसा कि राहुल गांधी ने वादा किया था सरकार बनने से पहले 10 तक गिनते हुए, वो देखने वाली बात है। और नए ज़िले बनाने की भी दोस्तों कवायद देखी जा रही है। तो क्या नए ज़िले बनाए जाएंगे? 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार थी राजस्थान में, तो अंतिम जिला प्रतापगढ़ के रूप में राजस्थान में अस्तित्व में आया था और ये 33वां राजस्थान का जिला था दोस्तों। तो क्या अब ज़िले बनेंगे? कुल 6 जिलों की कवायद चल रही है दोस्तों राजस्थान में। 6 जिले नए। तो जिलों की मांग तो बहुत है, दर्जनों जिलों की मांग है। हमारा पड़ोसी कस्बा नोहर भी दोस्तों, नोहर की भी जिले की मांग है। और दोस्तों इसके लिए कुछ इस प्रकार के जो पैमाने हैं वो काम आते हैं कि गांव की जिला मुख्यालय से जो दूरी होती है वो एक अहम है। इसमें जिले की दूरी है और जनसंख्या घनत्व है और भाषा वगैरह है, कुछ इसमें पैमाने होते हैं दोस्तों। नया जिला जब बनता है, कोई राज्य बनाता है, तो राजस्थान में तो बहुत लेट चल रहा है ये सिस्टम। अगर मध्य प्रदेश की और अन्य राज्यों की, गुजरात आदि की बातें करें, देखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ ज़िले बनाने की जो दौड़ है वो राजस्थान से कहीं आगे है। परसेंटेज भी हमारी कम है। तो क्या ज़िले नए बनेंगे, और बनेंगे तो वो कौन से बनेंगे दोस्तों? बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा को जिला बनाया जा सकता है। जो गहलोत सरकार की प्रायोरिटी में जो 6 नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा को जिला बनाया जा सकता है। जयपुर से अलग कोटपुतली को भी जिला बनाया जा सकता है, ये प्रायोरिटी में है सरकार की। और जोधपुर से अलग करके जो फलौदी है दोस्तों, उसको जिला बनाया जाता है। और इन जिलों की जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी मांग बहुत पुरानी है। और जिनकी बहुत ज़्यादा पुरानी मांगे हो दोस्तों, उनकी प्रायोरिटी स्वतः ही सरकार को लेनी पड़ती है। और अजमेर से अलग ब्यावर को भी जिला बनाया जा सकता है। और सीकर से अलग नीम का थाना को भी जिला बनाया जा सकता है। और नंबर 6 पर नागौर से अलग डीडवाना को भी जिला बनाया जा सकता है। तो ये प्रमुख 6 जिलों की मांग है जो राजस्थान में फिलहाल प्रायोरिटी में और सबसे ऊपर है। तो क्या नौहर जिला नहीं बनेगा दोस्तों? ये भी एक बड़ा सवाल हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए है और सबके हित में है। ये बादरा के भी हित में है, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले से दोस्तों बादरा का जो अंतिम गांव है उसकी अगर दूरी देखें तो 120 किलोमीटर से भी कहीं अधिक बादरा जो तहसील मुख्यालय, यहाँ से दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी पड़ती है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की। तो बादरा से 30 किलोमीटर आगे हरियाणा बॉर्डर पर जो गांव है डाबड़ी सेरडा आदि दोस्तों, उनकी दूरी को हम जिला हेडक्वार्टर से देखें तो 150 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी होती है, जो कि ये पैमाना कहीं ना कहीं दूसरे ज़िले की ओर इशारा करता है। तो दूसरा जिला अगर कोई बने तो मांग तो बादरा की भी है दोस्तों। जयदीप रूडी ने ये मांग जब संसदीय सचिव थे तो बादरा की ये मांग जयदीप रूडी ने बादरा के लिए उठाई थी। बलवान पुनिया ने बादरा जिले की मांग अभी तक विधानसभा में नहीं उठाई दोस्तों। हम भी साफ संदेश भारत के माध्यम से उनको कहना चाहेंगे कि जयदीप रूडी जब संसदीय सचिव थे 2008 में, विधायक बने थे, सरकार में उनकी भागीदारी हुई थी, तो उन्होंने एक मांग उठाई थी बादरा को जिला की। और नौहर के अमित चचान ने भी उठाई है और अभिषेक मटोरिया भी बार बार जिले की मांग जो है नौहर की तरफ से उठाते रहे हैं। तो बादरा क्यों नहीं दोस्तों? ये भी बड़ा सवाल है। बादरा क्षेत्र के लोग भी इसको लेकर बार बार मांग करते आ रहे हैं।
अगर भादरा को जिला बनाया जाता है तो क्या चूरू जिले के राजगढ़ का जो क्षेत्र है या तारानगर का जो क्षेत्र है उसमें कटौती करके भादरा को जिला बनाया जा सकता है? संभवतः सावा और सिद्धमुख क्षेत्र भादरा में मिलाकर इसको एक रूपरेखा बनाई जा सकती है। दोस्तों हमारा ये पर्सनल विचार है, ये किसी प्रकार से किसी राजनीतिज्ञों का नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं भादरा क्षेत्र में होती है। उन चर्चाओं के आधार पर दोस्तों हम आपको ये बातें बता रहे हैं। लेकिन अगर नौहर जिला बनता है तो नौहर की भादरा जो है तहसील होगी, और संभवतः रावतसर एरिया भी है जो नौर में होगा, तो नौहर का एरिया भी पर्याप्त फिर जिले के लिए हो जाता है, और जो आगे का जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ जिले में रहेगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जिलों में संभवतः सभी का मानना है, विशेषज्ञों का भी मानना है कि छोटे जिले बनने से उनमें विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। और इसी प्रकार से दोस्तों यही पैमाना स्टेट या राज्यों पर भी लागू होता है। और राज्यों की मांग भी दोस्तों कहीं ना कहीं राजस्थान से भी है, मारवाड़ क्षेत्र हो, बागड़ हो, या इस प्रकार से कई क्षेत्रों की, और अनेक अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की अलग राज्य बनाने की मांग है। लेकिन इस पे सरकार के ऊपर जो भार पड़ता है दोस्तों, मेन वो चीज़ है, और देश की अर्थव्यवस्थाओं पर भी, राज्य की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, और इसीलिए सरकार ऐसे कदमों से बचती है। लेकिन अशोक गहलोत की प्रायोरिटी में मैं आपको बता दूं 6 जिले प्रमुखता से अब छाए हुए हैं, और इन 6 जिलों की कहीं ना कहीं घोषणा अगर जिले बनाने की नहीं होगी तो दोस्तों इन 6 जिलों को प्रायोरिटी में रखा जा रहा है और इनको जिला बनाया जा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और विधायक बलवान पूनिया की फेसबुक वाल से आज एक और पोस्ट हमने देखी जो कि किसानों के लिए खुशी की बात है। अगर वो सही है या सही हो सकती है तो 2021 की खरीफ फसल का बीमा कल से किसानों के खातों में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों शंकर भाकर के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, 62 दिन तक लगातार उपखंड कार्यालय के आगे चला था, तो उसमें भी उनको आश्वासन मिला था 30 दिसंबर तक जो फसल बीमा क्लेम है उनके खाते में डालने का। और दोस्तों 30 दिसंबर को वो बीमा क्लेम जो रबी का था वो 1800 के करीब पॉलिसियों का किसानों के खाते में आ गया था, और उसके बाद में ये धरना प्रदर्शन भी सफलतापूर्वक उठा था और स्थगित किया गया था। और 26 जनवरी तक का समय दिया गया कि 26 जनवरी तक अगर खरीफ का और ये सारा बीमा क्लेम जो है किसानों को नहीं मिल जाता है तो एक बार पुनः फिर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी किया जा सकता है। अगर विधायक बलवान पूनिया की इस फेसबुक वाल को पोस्ट को सही माने, जैसा कि उन्होंने एक मंत्री का हवाला दिया कि मंत्री जी से मुलाकात हुई और मंत्री जी ने उन्हें अवगत कराया कि कल से ही खरीफ का फसल का जो बचा हुआ बीमा क्लेम था वो किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और नए साल में दोस्तों किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम और मिला जुला असर देखने को आ रहा है। और नेताओं में जिस प्रकार से गतिविधियां हैं और एक प्रकार से दोस्तों चंचलता बयानों में झलक रही है, उसको लेकर कुछ विवाद भी हुए, कुछ विवाद फिर बाद में सोल भी हुए। तो इस प्रकार का सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी जाति धर्म के लोगों को एक दूसरे के जाति धर्म और जो सेंटिमेंट है दोस्तों उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी सम्मान आपको भी मिलेगा। और दोस्तों कुमार समाज ने एक शानदार मिसाल भी आज इसको लेकर पेश की है। जैसे ही शंकर भाकर ने इसके लिए क्षमा याचना की और वैसे ही कुमार समाज की कोर समिति की आज बैठक हुई और कुमार समाज ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए एक शानदार डिसीजन लिया और सारे मामलों को क्लोज करते हुए शंकर भाकर को जी क्षमा किया और प्रकरण के ऊपर विराम लगा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से 3 जनवरी को क्या खास विशेष दिवस है आपको बताते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का दोस्तों आज ही के दिन 1831 में जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1661 को दोस्तों आज ही के दिन दूरबीन की खोज की थी।
तो इसको हम दूरबीन दिवस के रूप में भी हम मना सकते हैं। और दोस्तों आज का सोशल मीडिया कितना आगे, कितना एडवांस, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, यही कहीं ना कहीं इन महान वैज्ञानिकों के आविष्कारों से ही कहीं ना कहीं आगे जाकर इसको संभव बनाने में मदद मिली है। और इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे खुदीराम बोस का भी जन्म आज के दिन 1889 को हुआ था। और दोस्तों ओडिशा के पूर्व सीएम जानकी वल्लभ का जन्म, जो कि जानकी वल्लभ पटनायक है, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1927 को हुआ। और जसवंत सिंह जो नेता रहे हैं, विख्यात नेता भाजपा के, और बाद में वो चले गए दूसरी पार्टी में दोस्तों, 1938 को उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ। और संजय खान फिल्मी अभिनेता का जन्म भी 1941 को आज ही के दिन हुआ। अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको नरमा और कपास के भाव बताता हूं दोस्तों, विभिन्न शहरों में किस प्रकार रहे आज नरमा और कपास के भाव। तो नरमा और कपास की बात करें सरसा मंडी से, तो 8380 रुपये नरमा रहा और कपास रही 9725 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 8350 और कपास के भाव रहे 9850। जबकि आबोर मंडी में 8345 रहे नरमा के भाव और 9975 रुपये रहे कपास के अधिकतम उच्चतम भाव। तो इसके अलावा एलनाबाद मंडी में दोस्तों नरमा 8390, आदमपुर मंडी में नरमा के भाव 8489, संग्रिया में 8481, रावतसर में 8660, अनूपगढ़ में 8801, जबकि रावला मंडी में 8700 और विजयनगर मंडी में 8770 और पदमपुर मंडी में 8790 रहे नरमा के। विभिन्न मंडियों में ये भाव आपने देखा। और हनुमानगढ़ है में मंडी के भाव, गेहूं के 2250 रुपये, चना के भाव 4786 रुपये, मूंग के भाव 7500 रुपये, ग्वार के भाव 5850 रुपये और नरमा के भाव 8670, जबकि कपास के भाव 9800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और अंतिम मंडी आज की नोहर मंडी के विस्तार से, हमारी पड़ोसी मंडी है दोस्तों कस्बा की। तो नोहर के चना के भाव 4775, मोट के भाव 6323, ग्वार के भाव 5840, जबकि मेथी के भाव 5550, मूंग के भाव 7515 और जौ के भाव 3150 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अरंडी के भाव 7500 रुपये, गेहूं के भाव 2650, तिल के भाव 14,200, जबकि तारामीरा के भाव 4,950, मूंगफली के भाव 6700, नरमा के भाव 8880 और कपास के भाव 9850 रुपये प्रति कुंटल के रहे। अब मौसम का मिजाज बताने से पहले एक डुंगराना से मैं आपको खबर बताता हूं दोस्तों। ओम प्रकाश ख्यालिया, जो कि भामाशाह भी माने जाते हैं, डुंगराना के समाज सेवक भी है, प्रमुख, सभी कबड्डी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से एक एक किट भेंट करने की घोषणा आज डुंगराना गांव में की। तो दोस्तों ये गांवों से अच्छी खबरें हैं। और गांव के जो भामाशाह और समाज सेवी लोग हैं वो अपने गांव के ही जो खिलाड़ी है उनका इस प्रकार से ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा और शानदार मैसेज अन्य गाँव के लिए भी जाता है। और इसी सप्ताह होनी है कबड्डी की विशाल प्रतियोगिता डुंगराना गांव में। और इस की सारी जानकारी दोस्तों जो सोनू चोपड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है डुंगराना के, उन्होंने इसकी जानकारी दी। और क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद अब कबड्डी की प्रतियोगिता डुंगराना के युवाओं को आकर्षित करेगी। इसके साथ ही मौसम का मिजाज बताएं 3 जनवरी को आज, तो दोस्तों 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और लगभग 30 से 40% बादल आसमान में छाए रहे। और आज धुंध इस प्रकार से, कोहरा इस प्रकार से बांद्रा क्षेत्र में छाया रहा कि जैसे पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने आगोश में ले रखा है। और आज सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए दोस्तों, बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली। 1 मिनट के लिए कस्बा क्षेत्र में तरस गए लोग धूप देखने के लिए। तो ठंडा दिन रहा पूरा, आज दिन भर अलाव तापते हुए भी लोग दिखाई दिए, कंबल शॉल ओढ़े हुए, स्वेटर ओढ़े हुए, कोट पहने हुए आपको बाजार में इस प्रकार का वातावरण रहा कि प्रचंड ठंड, जैसे यहाँ बर्फबारी होने वाली हो। तो इस प्रकार का मौसम आज रहा। और 4 जनवरी को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 7 से
14 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 16 से 19 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर कल रहेगा। 13 से 16 देर शाम को 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जो कि रात्रि को भी लगभग इसी प्रकार से कमोबश चलती रहेगी। और 0 से मात्र 10-15% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहेगा मौसम का मिजाज कल के लिए भी। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।